नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात करेंगे 100 साल पहले हुई उस ऐतिहासिक क्रांति की जिसने मानव इतिहास को एक नया धरातल दिया। 1917 में ठीक इन्हीं दिनों रूस में मजदूर किसान वर्ग का विद्रोह हुआ और 370 साल पुरानी ज़ारशाही का खात्मा हो गया। सत्ता कई विद्रोही गुटों के साझा नेतृत्व के हाथ आई, लेकिन 10 महीने बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति के साथ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। इससे पहले समाजवाद की परिकल्पना महज विचार जगत का हिस्सा हुआ करती थी। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने इस विचार को वास्तविक रूप दिया। इस व्यवस्था ने दुनिया भर में समता आधारित समाज का सपना जगाया। दूसरे देशों के सत्ताधारी वर्गों में इस सपने से भय पैदा हुआ और पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में कल्याणकारी सरकार यानी वेलफेयर स्टेट की धारणा प्रचलित हुई। लेकिन आज 2017 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो भरोसा हिला हुआ दिखता है। सोवियत संघ का 26 साल पहले पटाक्षेप हो चुका है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश जो जन कल्याणकारी मॉडल को पीछे छोड़ते हुए नव उदारवाद की तरफ आगे बढ़ चुके थे, अब उनकी भी नाकामी उजागर हो चुकी है। 2007 के बाद आई आर्थिक मंदी और उससे उभरे रुझान ने दुनिया में एक बेचैनी पैदा की है। 1991 में दुनिया में विचारधाराओं के संघर्ष की समाप्ति का दावा करने वाले अमेरिकी राजनीति शास्त्री फ्रांसिस फुकुयामा अब अमेरिका को एक नाकाम राज्य घोषित कर रहे हैं। हालांकि सोवियत मॉडल के ढहने के बाद फुकुयामा का दावा था कि अब दुनिया पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र के मॉडल पर चलेगी। तो जब सोवियत मॉडल विफल हो चुका है और उदारवादी लोकतंत्र का मॉडल गहरे संकट में है, क्या अमेरिका में बर्नी सैंडर्स, ब्रिटेन में जेरेमी कॉर्बिन की लोकप्रियता और स्पेन में पोदेमास और ग्रीन में सिरिजा जैसी पार्टियों के उदय से कोई नई आशा जगती है? आधुनिक संदर्भों में क्या समाजवाद नए रूप में पनप सकता है? क्या इंसानियत पर समाजवादी विचारधारा का चिरस्थायी प्रभाव है, या फिर समाजवाद एक वक्त की घटना थी जो गुजरते समय के साथ इतिहास में समा गई? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। और आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब साहब। बहुत बहुत स्वागत है इरफान साहब हमारे इस चर्चा में आने के लिए, शामिल होने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती। आप 40 साल तक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है। इसके अलावा आप काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट में प्रोफेसर हैं, चाइनीज़ स्टडीज़ में भी शोध करते रहे हैं। हमारे साथ इसके अलावा हैं विवेक काटजू साहब। आप फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं और आपका भी एक लंबा अनुभव है विदेशी ज़मीन पर किस तरह की राजनीति होती है उसको लेकर। इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं नीलोवा रॉय चौधरी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप इंडियन स्ट्रेटेजिक वेबसाइट और मैगजीन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। यही नहीं, मैं यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राओं का भी स्वागत करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहाने और ख़ास तौर से मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब के बहाने आप सब लोग भी एक बार फिर से 100 साल पुराने रूसी क्रांति को समझेंगे, जानेंगे और मौजूदा वक्त में अगर उसको लेकर कुछ आशाएं जगती हैं तो उसके बारे में भी आप युवाओं से उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं उस ऐतिहासिक क्रांति के कुछ संदर्भ। सौ साल हुए जब रूस से उठे ज्वार से सारी दुनिया हिल उठी थी। मानव समुदाय ने एक अभूतपूर्व क्रांति का नजारा देखा। वो इंकलाब जिसने इंसान के सपनों को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने मजदूर किसान का राज कायम करने का दावा किया, जिसका वादा था बराबरी और इंसाफ का। ये इस विचार के आकर्षण का ही परिणाम था कि 20वीं सदी के मध्य तक लगभग आधी मानव जाति लाल झंडे के नीचे आ चुकी थी। पर वो कहानी 74 साल ही चली। फिर वो दिन आया जब सोवियत संघ के लोगों ने ही 1917 की बोल्शेविक क्रांति के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष की प्रतिमा को इस तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके साथ ही समाजवाद का सोवियत मॉडल इतिहास के पन्नों में समा गया।
लेकिन तेज रफ्तार औद्योगिकरण के साथ सोवियत संघ ने विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो चमत्कारी उपलब्धियां अपने नाम की, उसकी छाप आज भी कायम है। और उसी तरह लोगों को याद है उस प्रयोग के कई अप्रिय प्रसंग। सर्वसत्तावादी राज का उदय, असहमति का दमन और वहां के शासकों की निरंकुशता की कहानियां सोवियत इतिहास का अभिन्न हिस्सा हैं। क्या सोवियत ढांचा इन्हीं प्रवृत्तियों की भेंट चढ़ गया? क्या उस व्यवस्था में खामियां इतनी ज्यादा थी जो उसकी अच्छाइयों पर भारी पड़ी? ये सवाल गुजरी चौथाई सदी से दुनिया के सामने है और साथ ही हमारे सामने है ये महत्वपूर्ण प्रश्न कि बोल्शेविक क्रांति को किस रूप में याद किया जाए और क्या अब 21वीं सदी में समाजवाद का कोई भविष्य है? इरफान हबीब साहब, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहती हूँ। 100 साल बाद जब हम सोवियत क्रांति को पीछे मुड़कर देखते हैं तो मानव इतिहास में इस क्रांति की क्या जगह आप पाते हैं, मानव इतिहास के विकास में? देखिए, ऐसा है कि इसे दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि इसका जो फ़ौरन असर हुआ रूस पर, जो यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क था और एशिया में भी काबिज था ज़ार। और दूसरे ये कि जिसे आप मानव इतिहास कहते हैं, उसमें कौन से नए उसूल मान लिए गए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये दो ही क्रांतियाँ बहुत बड़ी हुई हैं जिसमें इंसान की आइडियोलॉजी बिल्कुल बदल गई। फ्रांस की क्रांति 1789 की और सोवियत क्रांति, दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। जैसे पहली तो बात यह है कि फ्रांस की क्रांति में इक्वालिटी आई कि सबको बराबर होना चाहिए, इंसान को एक पॉलिटिकल राइट्स बराबर होना चाहिए, नेशनल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, आज़ादी ख्याल की होना चाहिए। ये सब चीज़ें फ्रांस की क्रांति ने हमको दी। औरतों के राइट्स होना चाहिए। सोवियत क्रांति में जो बड़ी बात थी है कि ये माना गया कि जितने गरीब लोग हैं, गुर्बत जो है वो उनकी कोई बदकिस्मती नहीं है, बल्कि हमको जो मज़दूर और किसान हैं उनको हमको पूरी इकोनॉमिक राइट्स देना चाहिए, उनको बरतर बनाना चाहिए, औरतों और मर्दों में इक्वालिटी होना चाहिए, अमन रहना चाहिए। उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। ये सोवियत क्रांति में था कि इस लड़ाई को बंद किया जाए। 1 करोड़ 20 लाख उनकी फ़ौज थी जिसमें लोग मारे जा रहे थे। तो जिसका हमें कहते हैं पीस उसकी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो कॉन्क्रीट चीज़ें थी उसमें अचीवमेंट्स क्या थे। तो अगर आप फ्रांस की क्रांति को देखें तो सिर्फ 5 साल 1789 से 1794 तक फ्रांस की क्रांति में सब चीज़ें हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका इरोजन हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उन 1848 तक कोई दूसरी क्रांति यूरोप में नहीं हुई। सोवियत क्रांति में जो चीज़ें आईं वो 74 साल तक रहीं जी। और उसमें बुरी बातें या अच्छी बातें जो भी हों वो तो फ्रांस की क्रांति के लिए भी कहा जाता है, रेन ऑफ टेरर था उसमें। लेकिन असली चीज़ यह है कि 74 साल तक उन्होंने दिखा दिया कि समाजवाद हो सकता है। हाँ, समाजवादी विचारधारा सफल हो सकती है, मतलब समाजवाद हो सकता है और उसमें पूरी आपकी इंडस्ट्री बढ़ सकती है और ऐसी आपकी फौज होती है कि आप हिटलर को शिकस्त दें जी, सीधे मुकाबले में शिकस्त दें, जो उस वक्त तक कोई नहीं कर पाया था। तो इसलिए उसकी जो सफलता थी वो कहीं ज़्यादा थी फ्रांस की क्रांति से। तो ये तो पहली चीज़ें हैं। अब आपने शायद एक बात कही थी जिसमें दूसरे हमारे साथी और भी कह सकेंगे कि समाजवाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो जिसमें सोवियत क्रांति आई जिसके लिए, तो उसकी अब क्या जगह है, उसकी आइडियोलॉजी की क्या जगह है, इस पर बहस हो सकती है। जी, मैं मनोरंजन मोहंती साहब से बात करना चाहूँगी समाजवाद के बारे में। जो 74 साल का समाजवाद का शासन रहा रूस में, वो समाजवाद आज कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? मतलब उसकी जगह कहाँ पर रह गई है? उसकी जगह तो इतिहास में रहा है और रहेगा, लेकिन हमको रूस क्रांति
सोवियत संघ का इतिहास और समाजवाद विचारधारा, ये तीनों को अलग अलग देखना चाहिए। रूस क्रांति से पहले फ्रांसीसी क्रांति, जैसा साहब ने बोला जी, था, और रूस क्रांति का असर चीन के ऊपर आया, और चीनी क्रांति विश्व इतिहास का और एक बहुत बड़ा मोमेंटस इवेंट था। और समाजवाद, सोवियत यूनियन का जिस तरह व्यवस्थागत परिवर्तन हुआ 1991 से पहले भी, जब सोवियत यूनियन था, तब बहुत लोग समझते हैं कि समाजवाद का बहुत एक विकृत स्वभाव हो गया था। तो इसीलिए हमको पहले देखना चाहिए रूस क्रांति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रभाव क्या है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि पूंजीवाद को ओवरथ्रो करना, और श्रमिक श्रेणी श्रम का मूल्य पाएगा और सत्ता धारण करेगा जी। ये समाजवाद का मूल तत्व है। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर समाजवादी विचारधारा इतनी ही अच्छी थी, मानवता के इतिहास में उसका इतना बड़ा योगदान रहा, आपने भी बताया, और ऐतिहासिक दस्तावेज भरे पड़े हैं, तो फिर आखिर उसका इस रूप में पतन क्यों हुआ? समाजवाद का पतन नहीं हुआ है, सोवियत संघ का पतन हुआ है। रूस क्रांति, चीनी क्रांति, वियतनाम, क्यूबा वगैरह क्रांति के बाद पूंजीवाद का पूरा कैरेक्टर बदल गया है। पूंजीवाद पहले का तरह पूंजीवाद नहीं रहा है, जैसा आपने बताया, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में, उदारवाद के रूप में, और बहुत सारे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा, वर्कर्स के राइट के ऊपर बहुत सारी चीज आया, ये सब समाजवाद का असर है। तो समाजवाद सोवियत संघ का पतन के बाद भी बचा है, क्योंकि ये जो दो मकसद है कि जो श्रम करेगा उसका मूल्य उसको मिलना चाहिए, और उनका हिस्सेदारी सत्ता में होना चाहिए। ये जो दो मूल्य है, वो मूल्य बिल्कुल सारे विश्व में सबका कॉन्शसनेस में रह गया है। तो सोवियत यूनियन के पतन के बाद भी समाजवाद बचा हुआ है। अभी भी बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसे मानते हैं कि समाजवाद बचा हुआ है, और वो अलग अलग रूपों में कहीं कहीं देखने को भी नजर आता है। लेकिन वो जो समाजवाद की परिकल्पना की गई थी, क्या ये उसी रूप में मौजूद है, या ये एक नया रूप ले रहा है बदलते वक्त के साथ? देखिए, मेरा मानना है, जैसा मेरे दोनों शिक्षक मैं कहूँगा, इन्होंने कहा, सोवियत क्रांति के 100 साल को आज हम याद कर रहे हैं जी। तो क्रांति को सिर्फ स्टालिन, ट्रॉट्स्की और उसके नजरिए से ना देखकर क्रांति का आम आवाम पर और दुनिया के बाकी मुल्कों पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं नेहरू को कोट करूंगा। नेहरू ने कहा था, किसी कवि को कोट करते हुए, ब्लिस वॉज इट टू बी इन दैट डॉन, टू बी यंग वॉज ऑल द मोर हेवन। आप उसके बाद देखिए हमारे यहाँ क्या तब्दीली आई। छोटी छोटी चीजें मैं कहूंगा। आपका वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट आया 1923, फैक्ट्रीज एक्ट आया 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया 1961। ये सारी चीजें कि श्रम महत्वपूर्ण है, श्रमिक महत्वपूर्ण है, ये विमर्श नहीं था। हम लाख क्रिटिसाइज कर लें स्टालिन के टोटलिटेरियन रेजीम को, लेकिन उस क्रांति के अंदर से जो कुछ तत्व निकले उसने दुनिया को बदल के रख दिया। जैसा कि बाकी दोस्तों ने भी कहा, पूंजीवाद भी वो नहीं रहा जो तब तक हुआ करता था। एक और भी चीज हम लोगों को अतिरेक से बचना चाहिए। ये दौर चल पड़ा है कि समाजवाद का नाम लेते ही लोग आपको समझते हैं कि ये गरीबी का जश्न मनाने वाले लोग हैं। समाजवाद तब तक रहेगा जब तक मोहब्बत जिंदा रहेगी। लेकिन आप देखिए, जैसे हम लाइटर वेन में मैं एक बात कहूं, मोहब्बत को शेयर करने के आप तरीके बदलते हैं। समाजवाद को लेकर के हमने नए तरीके इजाद नहीं किए। गैर बराबरी, जब तक लोग गैर बराबर है, गैर बराबरी महत्वपूर्ण है। और जिस समाज में गैर बराबरी, और आज के दौर में गैर बराबरी की चर्चा बहुत जोरों पर है। अमेरिका में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया, व्हाट्स लेफ्ट ऑफ कम्युनिज्म, और उसमें यह चर्चा हुई कि गैर बराबरी बढ़ी है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, और अगर ये नौजवान इसी तरह से बेरोजगार रहे तो ज्यादा रैडिकल हो सकते हैं। जब ये सारी चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं जी, बर्नी सैंडर्स ने खुलेआम कहा कि 5% अमेरिकी पूरे सत्ता संसाधन को नियंत्रित करते हैं। वो चुनाव भले हार गए हों प्राइमरीज में, लेकिन बर्नी सैंडर्स एक वेव क्रिएट कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर हमारे मुल्क के भी अगर मैं सोचूं तो एक बर्नी के देसी संस्करण की आवश्यकता है, क्योंकि लोग समाजवाद चाहते हैं, लेकिन समाजवाद की शब्दावली आपको नहीं करनी होगी, क्योंकि ये पोस्ट ट्रुथ का जमाना है।
आपको वो तरीके ईजाद करने होंगे जिसके माध्यम से आप लोगों को कहें कि समाजवाद जितना उस दौर में था महत्वपूर्ण उतना ही आज भी है। न सिर्फ बर्नी सैंडर्स बल्कि ब्रिटेन में जेरेमी कार्बिन और स्पेन में पोदेमास और ग्रीस में सिरिजा जैसी पार्टियां भी जन्म ले रही हैं। तो इस तरह की जो एक नई टेंडेंसी देखने को मिल रही है, क्या ये समाजवाद के प्रति कोई नई आशा जगाती हुई नजर आ रही है? आप देखिए, ये समाजवाद के नए तरीके तो इवॉल्व करते रहेंगे ही, जैसे जैसे हालात बदलते जाएंगे इवॉल्व तो करेगा ही। लेकिन ये जो आपने जो एग्जाम्पल्स अभी दिए हैं, किस हद तक ये आगे जा पाएंगे इज समथिंग जो हमें देखना होगा। इट्स नॉट अ गिवन दैट दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, क्योंकि फ़िलहाल जो लग रहा है दुनिया में वो तो दूसरी तरफ खींच ज़्यादा बढ़ती दिखती नज़र आ रही है। तो इस वक्त समाजवाद, जो रूसी क्रांति वाली जो समाजवाद की बात हम कर रहे हैं, वो थोड़ी डिरोगेटरी सी टर्म हो गई है बहुत देशों में, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे। तो द थिंग इज़, इस वक्त वो समाजवाद को किस तरीके से नई तरीके से पेश किया जाए टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द पीपल whom it will affect most, यही एक दुविधा सी है मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इस तरह के जो इस समय मौजूदा राजनीतिक माहौल है, चाहे दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ का भी उदाहरण ले लें आप, वो जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है और जो चैलेंजेस हैं दुनिया के सामने, उसमें समाजवाद की वाकई आपको लगता है ज़रूरत है, या जो दूसरे तरह की राजनीतिक उभार हैं वो उसको मीट कर सकते हैं उस चैलेंज? समाजवाद की तो बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज unless there is equality and a greater deal of egalitarianism, किसी तरह से कोई political stability नहीं आने वाली है। जो उससे मतलब और dissatisfaction बढ़ता जाएगा। तो जब तक पूरी तरीके से समाजवाद नहीं आ सकता है, तब तक ये खींच का जो various जो pulls of various kinds will keep coming to the fore। किस तरीके से उनको डील किया जा सकता है, वो बात हर देश की अलग अलग परिस्थिति होगी। बेसिकली काटजू साहब, आप ब्यूरोक्रेसी के एक अहम हिस्सा रहे हैं और लंबे समय तक आपने महसूस किया है कि बोल्शेविक क्रांति का असल में भारत पर क्या असर रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों के नज़रिए से जो इस देश में जिस तरह के लॉ बने, जिस तरह के कानून बने, जिस तरह की नीतियों पर चला गया, क्या वो बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव में आगे बढ़ी और क्या उसका एक दीर्घकालिक असर था हमारे देश की नीतियों पर? देखिए, मेरा मानना है कि बोल्शेविक क्रांति का असर तो था, लेकिन एक उदारवाद जो कि ब्रिटेन में और अन्य यूरोपीय देशों में शुरू हुआ था, उसका भी असर था। क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के पहले भी हमारे वहाँ समाजशास्त्री थे, हमारे वहाँ हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में नेता थे जो कि सामाजिक न्याय की बात करते थे, जो आर्थिक समानता चाहते थे, सामाजिक समानता चाहते थे, और जो कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। उसको भी मैं मानता हूँ कि वो भी जो एक रूसी क्रांति का एक किस्म से उद्देश्य था, वो भी एक था। और वो जैसे गांधी जी, उनको बोल्शेविक क्रांति से ज़्यादा उन पर प्रभाव, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं पड़ा था। हाँ, नेहरू जी को पड़ा था, लेकिन ये मानना कि गांधी जी एक समान या एक न्यायिक समाज नहीं चाहते थे, ये गलत होगा। और उनकी जो इंस्पिरेशन था गांधी जी का, वो तो और जगहों से आया। तो हमारे वहाँ जो इसका असर पड़ा, वो उसके सूत्र कई थे, बोल्शेविक क्रांति ही नहीं थी। मतलब आप ये कह रहे हैं बोल्शेविक क्रांति भी थी और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देशों में जो उदारवादी लोकतंत्र की धारणा प्रचलित हो रही थी, उसका भी असर था। और हमारी अपनी जो एक ट्रेडिशंस हैं, उससे भी ये उत्पन्न हुआ। लेकिन दुनिया में आजकल ये कहा जाने लगा है कि सोवियत क्रांति के साथ, जैसे कि एक मशहूर राजनीतिक विश्लेषक हैं फुकुयामा, वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक वक्त में उन्होंने कहा कि सोवियत क्रांति के साथ वैचारिक इतिहास का खात्मा हो गया। आजकल वो ये कहने लगे हैं कि अमेरिका जो है वो एक नाकाम राष्ट्र हो चुका है, अब उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
तो एक वक्त में जो उदारवादी नीतियों के लिए जिसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखा जाता था, अगर वो राष्ट्र नाकाम घोषित हो रहे हैं और देश में और दुनिया भर में असमानता की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, वैसे में कोई नई उम्मीद, कोई नई आशा मेरा मानना ये है कि फुकुयामा ने ये जो लिखा था ये 1992 में शायद 91 में हाँ। तब हमारा डिजिटल एज की शुरुआत ही हुई थी। आज जो हम नहीं देख पाते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एज जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गई, और जैसे कि 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद का एक बहुत भयानक रूप सामने आया था, उसी तरह ये डिजिटल एज के जरिए अब असमानता बहुत बढ़ गई है। किसने सोचा था कि ऐसे पूंजीपति उत्पन्न हो जाएंगे जो कि 19वीं शताब्दी के पूंजीपतियों के पास जो पैसे थे या जो उनकी दौलत थी उससे बहुत गुना ज्यादा हो जाएगी। तो अब तो मतलब इस समय का जो पूंजीवाद है वो उससे भी ज्यादा डरावना है जो 19वीं सदी में था, आप ये कह रहे हैं। लेकिन वो शेप नहीं है क्योंकि वेलफेयर स्टेट का एक किस्म से उत्पन्न हो नहीं, लेकिन आजकल यही तो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट की धारणा कमजोर पड़ रही है। क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूंजीवाद तो बहुत मजबूत हो गया है डिजिटल एज की वजह से। मैं काटजू साहब से इत्तेफाक करता हूँ, और जाहिर है कि उसका असर इकोनॉमीज़ पे भी पड़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत शोर हो रहा है डिजिटलाइजेशन का, क्योंकि पूंजीवाद का उसमें फ़ायदा है। तो लेकिन उस बात से अलग मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोवियत क्रांति में पर भी दुनिया में जो और आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थे उनका असर था। ये नहीं कि सोवियत क्रांति एकदम से हो गई। जिन चीज़ों का, जिन ख्यालात का दादा भाई नौरोजी या रमेश चंद्र दत्त पर असर था, वो सोवियत क्रांति में भी मौजूद थी। नेशनल इंडिपेंडेंस आखिर दादा भाई नौरोजी कहते थे, और रमेश दत्त और इन अर्ली इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हिंदुस्तान के, ये भारत लूट रहा है हिंदुस्तान को, नेशनल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। सोवियत इनकलाब में, क्रांति में नेशनल इंडिपेंडेंस का स्लोगन दिया गया, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत असर हुआ, और चीज़ों का भी असर हुआ, लेकिन उन ख्यालात का भी असर हुआ जो बोल्शेविक क्रांति पे जिनका असर था और उसके थ्रू हम तक पहुँचे। ज़ाहिर किसान और मजदूर आंदोलन का तो सोवियत पर तो बहुत असर था सोवियत देश का। 1920 में जो किसानों की विचारधारा थी वो नहीं थी जो 1940 में थी। अब 1940 में वो ज़मींदारी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। तो 20 साल में जो कुछ सोवियत देश का असर था, समाजवाद का था, वो यहाँ भी पहुँचा। आप किसान सभा के रेजोल्यूशन देखिए, कांग्रेस का कराची रेजोल्यूशन देखिए 1931 का। तो पंडित नेहरू कितने ही कहें कि ये तो पूंजीवादी मुल्क भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सकता था। वो जो उसमें है कि पूरी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करेगी या ओन करेगी स्टेट, वो कौन पूंजीवादी स्टेटों से करता। तो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन पर उसका बहुत असर हुआ। अब जाहिर है कि जैसे समाजवाद का स्ट्रक्चर था सोवियत देश में, वो उस तरह से अब नहीं रह सकता। चीन में भी नहीं रहा। चीन में कम से कम ये तो कहा जाता है कि हम आखिर में समाजवाद लाएंगे। किस तरह लाएंगे? एक पूंजी कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म में कहूँगा, उनके जो मुल्क में है उसे कैसे सोशलिज्म करेंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन ये तो जाहिर बात है कि जो उसूल अब जनता में फैल गए हैं और समाजवाद के आंदोलन से फैले हैं, वो तो उसमें रहेंगे ही। और आपने खुद कुछ देशों का नाम लिया जहाँ लेफ़्ट असरात हो रहे हैं। अभी फ्रांस में ही जो लेफ़्ट कैंडिडेट हैं वो कम से कम अगले 4 जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उसमें हैं। लेकिन इसी के साथ ये मानना पड़ेगा कि जो दूसरी तरफ की विचारधाराएं हैं, धर्म की हैं, रेस की हैं, ट्रंप और मोदी की हैं, उनका भी असर बढ़ता जा रहा है। तो बोल्शेविक क्रांति का एक ये भी मैसेज था कि धर्म को अपनी जगह रहना चाहिए, जो हम भूल जाते हैं। रूस में 1917 में ज्यूस पर बहुत जुल्म होता था, सब ख़त्म कर दिया क्रांति में।
मुसलमानों पे जुल्म होता था, सब ख़त्म कर दिया। लेकिन ये भी कहा कि भाई धर्म को राजनीति में कोई असर नहीं होना चाहिए, धर्म से कोई मतलब नहीं, राजनीति से अपना है, अपने जो चाहो करो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन उस समय के मैसेज का एक ये ज़रूर था कि उसमें नास्तिकता को शामिल किया गया या बढ़ावा दिया गया, लेकिन उसका असर एक दूसरे एक्सट्रीम के रूप में भी देखने को मिला। देखिए, और यही एक्सट्रीम था जिसने कि विद्रोह पैदा किया और जिसकी वजह से ऐसा नहीं है। धर्म का कोई रोल सोवियत यूनियन के ब्रेकअप में कोई ख़ास नहीं रहा। अब भी जहाँ भी इसकी रायशुमारी की गई है उसमें मालूम हुआ है कि 60% लोग, मैंने एक जगह अखबार में पढ़ा था, 60% लोग किसी धर्म में यकीन नहीं रखते रूस में। ये बोल्शेविक इनकलाब की देन है, क्रांति की, कि कोई धर्म नहीं है हमारा। तो धर्म को अपनी जगह पे रहना चाहिए और हमेशा पूंजीवाद का ये साजिश होती है कि धर्म को इस्तेमाल करे। आप भारत में देख रहे हैं, ट्रंप को आप देख लीजिए किस तरह वो। लेकिन एक आपने चाइना का उदाहरण दिया, चाइना, वियतनाम और क्यूबा, ये 3 राष्ट्र रह गए हैं जो अभी समाजवादी होने का दावा करते हैं। हालांकि चाइना के बारे में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि वो केवल समाजवाद बस नाम मात्र का रह गया है, वरना बाकी शासन तो आयरन हैंड से कंट्रोल करके चल रहा है। तो उस समाजवाद को आप किस तरह से देखते हैं? अगर वो समाजवाद रह भी गया है तो वो कैसा समाजवाद है, और वो क्या वैसे ही समाजवाद, मतलब जो समाजवाद की असली परिकल्पना थी उससे कहीं पे भी वो मैच करता है? बहुत कम मैच करता है। चाइना में अभी पूंजीवादी इकोनॉमी, पूंजीवादी सोसाइटी, पूंजीवादी अर्थनीति और पूंजीवादी समाज व्यवस्था बढ़ रहा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी रूल में है, क्षमता में है। लेकिन एक चर्चा है पार्टी के अंदर और देश में कि यहाँ एक क्रांति हुआ था, जिस क्रांति रूस विप्लव का इन्फ्लुएंस में हुआ था, और वो क्रांति का एक मकसद था जी। और उनका पार्टी का जो संविधान है और रिपब्लिक का जो संविधान है उसमें जो सब कहा गया है उसके बारे में चर्चा होता है। एक चीज़ मैं लाना चाहता हूँ कि ये जो समानता, इक्वालिटी के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन इक्वालिटी को एक वैल्यू के रूप से लाया था विश्व में, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन उसको बोला कि ये सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, इसको एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में दिखाना पड़ेगा, और वो भी धीरे धीरे समाजवाद, फिर उसके बाद साम्यवाद वगैरह। तो ये सबसे बड़ा उनका जो कंट्रीब्यूशन है, भागीदारी, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ reducing inequality of income, equality by abolishing class distinction, ये जो श्रेणीगत विभेद और लिंगगत जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसके बारे में रोजा लग्जमबर्ग लेनिन के जो लिखा है और इसका ऊपर चर्चा है, बहुत मशहूर है। तब से जेंडर इक्वालिटी का बहस बहुत आगे आया है, और आज हम सोशलिज्म इन 21st सेंचुरी का बात कर रहे हैं। पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्या था, वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज के थे, बिगंदत, और मैं तो पढ़ रही थी अभी, वेनेजुएला की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। हाँ, लेकिन वो पॉलिटिकल टर्मोइल है, लेकिन वहाँ भी कम्युनिस्ट आइडियाज़, सोशलिस्ट आइडियाज़ का बहस चल रहा है। तो ये जो 3 चीज़ है 21st सेंचुरी सोशलिज्म के बारे में, एक है कि डेमोक्रेसी, किस तरह का डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन और अभी जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ जिस तरह का डेमोक्रेसी हमने देखा उस तरह नहीं, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, और जिसमें रूलिंग पार्टी माने मैनिपुलेट नहीं करेंगे एक व्यवस्था को, एक्चुअल डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। दूसरा है कल्चर क्वेश्चन, धर्म तो अपने अलग जगह रहेगा, लेकिन कल्चरल क्वेश्चन को हम जगह देंगे, जगह देना चाहिए। और कल्चर में भी पॉजिटिव नेगेटिव सब है, उसको किस तरह का हम देखेंगे। हाँ, और तीसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्वेश्चन, परिवेश का जो प्रश्न है आज समाजवाद का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इक्वालिटी इन सोशल, कल्चरल
और पॉलिटिकल टर्म्स और डेमोक्रेसी इन एवरीडे लाइफ विथ सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज आज 21st सेंचुरी सोशलिज्म का एक हिस्सा बना है। तो इस तरह का एक नया जो दिशा है वही रूस क्रांति का, ये तो आदर्श थे, ये तो आदर्श थे, अभी भी है, उसके लिए लड़ाई अभी भी चल रहा है। आदर्श उसी रूप में आज पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद हैं? हर जगह इसका जगह जगह से चैलेंजेस मिल रहे हैं? हम तो सवाल आज यही कर रहे हैं ना कि क्या उसको जगह जगह से चैलेंजेस मिल रहे हैं, और अगर वो चैलेंजेस मिल रहे हैं तो उसको मीट करने का क्या तरीका होना चाहिए? मतलब कैसे उससे पार पाया जा सकता है? जो लोगों की समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, विकराल होती जा रही हैं, और उन समस्याओं से पार पाने के लिए लोगों के पास कोई रास्ता है या नहीं है? समाजवाद क्या उसके लिए रास्ता बन सकता है, या फिर अब उसके प्रति होप खत्म कर देनी चाहिए? देखिए, पहले तो एक काउंटर फैक्चुअली एक चीज़ कहूँ मुआफ़ी के साथ अपने दोनों पैनलिस्ट से। मैं ट्रॉट्स्की का मुरीद हूँ, तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ट्रॉट्स्की रहा होता तो शायद परिस्थितियाँ दूसरी होती, अगर स्टालिन के बदले ट्रॉट्स्की होते। उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, लेकिन काउंटर फैक्चुअल इक्वेशंस डोंट हेल्प यू। हमारा मानना है एक चीज़ जो स्पष्ट तौर पर कि हमारी अपनी कमजोरियां रही है, समाजवादी आंदोलन की, साम्यवादी दर्शन को यहाँ लोगों तक ले जाने की। हमने कई चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले ली, ये मान लिया कि ऐसा करते रहेंगे। हमें इस बात का हमने इत्मीनान करने की कोशिश नहीं की कि जिस ज़मीन पे हम राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़मीन खिसक रही है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आज भी गैर बराबरी सबको परेशान करती है, मुझे परेशान करती है कि मैं अगर एक हॉस्पिटल का बिल नहीं दे सकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका निजीकरण हो गया, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? आवाज़ सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है कि नव उदारवादी संदर्भों में आप समाजवाद की कैसी परिकल्पना करें, किस प्रकार के नारों के साथ लोगों के बीच में जाए, वहां हम फेल किए हैं। दूसरा एक और मैं कहूंगा कि एक जो व्यक्तिवाद हावी हुआ है, उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें। आप देखिए, अपने ही राजनीति को देखिए, कहीं कोई ऑल्टरनेटिव फ्रंट बनने की बात होती है, पहला सवाल होता है आपका लीडर कौन। कोई कार्यक्रम नहीं पूछता, आपके सामाजिक आर्थिक सोच को नहीं पूछता कि आपकी वैकल्पिक समावेशी नीति क्या है। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ आप आ रहे हैं, आपका नेता कौन, या केजरीवाल साहब के खिलाफ। ये जो ब्रांड मेकिंग है, ये नियो लिबरल, लेकिन यही तो समाजवाद का भी एक चरित्र बन गया था, व्यक्तिवाद, जिसकी वजह से तो उसका पतन हुआ। नहीं, समाजवाद का पतन उसकी वजह से हुआ, लेकिन समाजवाद पैदा हुआ था कलेक्टिव के रूप में। जी, हम वो कलेक्टिव खो चुके हैं। अब वो कलेक्टिव टुकड़ों टुकड़ों में है, हल्के हल्के में है, तिनका बिखरी हुई है, लोग परेशान हैं। और मैं समझता हूं जब तक पूरी दुनिया में गैर बराबरी होगी, पूरी दुनिया में मजहब किसी का कत्लेआम का कारण हो जाएगा, आपको एक समाजवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। दिक्कत है, परेशानी है, हम जानते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, पोस्ट ट्रुथ है, यहाँ फैक्ट नहीं चलते हैं, पब्लिक ओपिनियन चलता है। सोच पैदा कैसे होगी? मैडम, अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें इस बारे में। ये डिजिटल एज के बारे में थोड़ी देर पहले जिक्र की जा रही थी, तो मेरे हिसाब से डिजिटाइजेशन एंड दिस पर्टिकुलर इवोल्यूशन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड is probably one of the greatest equalizers. मतलब ये this has given rise to a different kind of समाजवाद। मतलब ये equality का जो एक level है, everybody gets a chance to participate. आप ये देखिए, ये Twitter divide, क्या there is a digital divide, there is a divide, but it is also an equalizer. It's a slightly anomalous thing. लेकिन देखिए, आज अगर आपको कुछ हुआ है जो जिसके साथ आप अग्री नहीं करते हैं, आप तुरंत किसी तरह का सोशल मीडिया पे एक्सेस करके आपकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन बाजारवाद उसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पा रहा है बनिस्बत की व्यक्ति के। अब ये इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करके किसी तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल I still believe that the digital era is probably the greatest equalizer, जिसके वजह से true समाजवाद या socialism might arrive, and in terms of getting the voices of everybody heard. सोवियत यूनियन जो बनी सोवियत रूसी क्रांति के बाद, उनका उसमें एक प्रॉब्लम था, मेरा मानना है, इनोवेशन कंट्रोल। स्टेट इनोवेशन को बढ़ावा नहीं दे सकती।
स्टेट इनोवेशन को बढ़ावा नहीं दे सकती सोवियत। जहां पर देखिए, जहां पे इनोवेशन कंट्रोल्ड हो स्टेट्स में, तो ब्यूरोक्रेसी का रह चुका हूं पर स्टेट एजेंसीज और स्टेट की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्रिएटिविटी का मुश्किल होती है। लेकिन काजू साहब, ये वही यूएसएसआर था ना जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में अपने आदमी को भेजा, चांद पे अपने आदमी को भेजा, जिसने विज्ञान और उसमें कितनी तरक्की की। आप सही कह रही हैं, लेकिन वो सीमित था मिलिट्रीआइजेशन पे। वही सोवियत यूनियन था जिसको परास्त हुआ क्योंकि कंप्यूटर में डोमेस्टिक कंप्यूटर नहीं ला पाया। मेरा मानना है कि कंप्यूटर में वो फेल किया। वो लोगों के हित, लोगों को जितना वेस्ट ने उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया उतना सोवियत यूनियन नहीं बढ़ा पाया। क्या इस वजह से सोवियत यूनियन फेल हुआ? सैद्धांतिक मतभेद है विवेक जी से। मेरा मानना है कि स्टेट इमेजिनेटिव हो सकता है, लैक ऑफ इमेजिनेशन हो सकता है सोवियत संघ के, लेकिन ये नहीं कि स्टेट इमेजिनेटिव नहीं हो सकता है, ये स्टेट इनोवेशन को प्रमोट नहीं कर सकता है। मैं पुराने दौर के, अपने दौर की, मैं बचपने में, हम हैरी पॉटर के जमाने के नहीं थे, हमारे लिए लेनिन भी हीरो था और गांधी भी हीरो थे। हटिया का मैं जिक्र करूं, हेवी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रांची, मैं वहां रहा था, आपको बता नहीं सकता हूं, वो स्टेट थी, स्टेट का आइडिया था और हमने क्या बना। आज जो लोग डेमोलिश कर रहे हैं इस पूरे आइडिया को कि स्टेट को कन्फाइन होना चाहिए, ये बाजार का लॉजिक है, मुक्त बाजार का लॉजिक है कि क्रिएटिविटी मारी जाती है, सृजनात्मकता खत्म होती है। मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। अगर स्टेट कंपैशनेट, सेंसिटिव है, आउटरीच का रखता है, तो मैं समझता हूं कभी भी कोई आइडियाज स्टेट में रिस्क टेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। अब चीन में पिछला 5 साल से नारा है बिल्ड एन इनोवेटिव सोसाइटी। बिल्कुल इनोवेशन का इतना एनकरेजमेंट है हर क्षेत्र में, सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी और लैबोरेटरी नहीं, प्रोडक्शन फ्रॉम लिटरेचर टू दिस। साइंस टेक्नोलॉजी न्यूट्रल हो सकते हैं आउटसाइड द सोसाइटी, लेकिन एज सुन एज इट इज मतलब कोई इसको ओन करता है, कोई इस्तेमाल करता है, इन सोसाइटी परफॉर्म सर्टन सोशल फंक्शन, क्लास फंक्शन। तो इसीलिए आप देखिए, सबको सिर्फ एक मोबाइल ऐसा कुछ देने से ये नहीं हो जाता है। वो मोबाइल आउटडेटेड हो जाता है हर साल, हर 2-4 साल में। तो ये जो नया मोनोपोली तैयार हुआ है, जो पूंजीवाद का एक नया कैरेक्टर, जो ये दिस some of us have called it very important against colonialism. Absolutely. सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा, it is a myth. 45 के बाद वार्सो पैक्ट बना के सब कंट्रीज को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल, द वर्ड इज कंट्रोल। आई थिंक ये जो समाजवाद में जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आई सी इज ये द एफर्ट टू कंट्रोल। स्टेट जब कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तब जैसे सोवियत यूनियन का गिरावा आया, उसी वजह से तो विचारधारा बिल्कुल सही थी। कंट्रोल एक्सेसिव था, कंट्रोल कम हो गया। यस। दूसरी ये बात है कि वार्सा पैक्ट नेटो के बाद आया जी, तो उसको कॉलोनियल कहना, बहरहाल काजू साहब की यही राय है, मेरी राय नहीं है। नेटो भी कॉलोनियल है साहब, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो नहीं है। हां, नेटो, लेकिन उसे तो क्या कह रहा हूं, दोनों तो नहीं, मेरी बात अगर हो जाए जी आप पूरी करें। तो सच्ची बात यह है कि जब हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं तो ना वार्सो पैक्ट था ना कुछ था। उस वक्त सवाल ये था कि एक देश खड़ा हुआ था दुनिया में जो कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ था। हम ये देखते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि कहीं प्राइम मिनिस्टर हिंद एशिया का नहीं होता, लेकिन कज़ाख्स्तान और ताजिकिस्तान और फला वहाँ सब प्राइम मिनिस्टर और पार्टी सेक्रेटरीज़ वहीं के लोग होते हैं। तो अगर ये कहना कि इसका हम पर असर नहीं था तो गलत है। कांग्रेस पे भी असर था, और ठीक है, गांधी जी पर कोई सोवियत यूनियन का सीधा असर नहीं मालूम होता था, लेकिन इनडायरेक्ट तो था ही। जिस तरह से गांधी जी जेंडर इक्वालिटी पर पहले बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ थे, उसके बाद 1946 में जो उन्होंने कहा, तो सोवियत क्रांति के आइडियाज़ भी आए और उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसका भी असर पड़ा। कौन हिटलर की जो बड़ी शिकस्त हुई उसमें जो सोवियत यूनियन का रोल था उसका कितना असर था। लेकिन बहरहाल वो तो एक इतिहास की बात है। मैं यह कहना चाहूँगा कि अब नई सिचुएशन है, उसमें हमको सोचना होगा। मैं इस पर सहमत नहीं हूँ कि स्टेट जो होती है उससे इनोवेशन नहीं हो सकता। मिलिट्री, उसमें भी तो आखिर स्टेट ही होती है, लेकिन इतना इनोवेशन हुआ। इनोवेशन के लिए मिलिट्री और सिविल तो कोई डिफरेंस है नहीं।
अब भी लोग कहते हैं कि CDR जैसे ही हमारे देश में कि CDRI में प्राइवेट सेक्टर का होगा तो क्या इनोवेशन बढ़ जाएगा? मेरे ख्याल में बहुत ही सब साइंटिस्ट इसके ख़िलाफ़ हैं कि इसको इस तरह नहीं बनाना चाहिए कि जो इनोवेशन हो वो उसका पेटेंट इस तरह बने कि उससे पैसे मिलें। इससे रियल नहीं हो सकता है। ये डिबेट अमेरिका में भी हुई थी जब सोवियत यूनियन में स्पुतनिक गया कि भाई यहाँ क्यों नहीं बना। तो ये तो ये है कि स्टेट की पॉलिसी कैसे रहती है, उसकी आइडियोलॉजी कैसे हो रहती है, क्या वो इन किस तरह से इनकरेज करता है। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? जब भी कोई व्यक्तिवाद हावी होता है, जब भी किसी इस तरह की विचारधारा पे व्यक्तिवाद हावी होता है तो उस तरह के संकट आते हैं जिस तरह के संकट में USSR फंसा, तो उसको चेक एंड बैलेंस करने का क्या रास्ता होना चाहिए ताकि? हाँ, कोई एक नुस्खा उसके लिए नहीं दिया जा सकता। तो अलग अलग स्पेसिफिक सरकमस्टांसेस होते हैं। कोल्ड वॉर का बहुत प्रेशर हुआ, सोवियत और यूनियन और चाइना डिस्प्यूट से भी पूरा असर हुआ, आइडियोलॉजिकल उसका बहुत बड़ा फैक्टर हुआ, इससे कोई इनकार नहीं करता। रूस पे भी उसका बहुत असर हुआ। अगर वो डिस्प्यूट ना होता तो बहुत बेहतर सिचुएशन होती। तो ये सब तो बातें अलग अलग हैं, उसके लिए कौन नुस्खा दे सकता है कि कल क्या होगा। लेकिन बात ये सही है कि समाजवाद 74 साल तक रहा चीन में और 1949 के बाद आया। उन्होंने जो किसानों के साथ ट्रीटमेंट किया वो अलग था जो रूस में साथ हुआ। तो वो सब उससे सब हमें तजुर्बा हासिल हुआ। अपने देश में भी हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर को बनाया गया जो 50s, 60s और 70s में, 60s में ख़ास तौर से वो पूरे देश में कितना उसका असर हुआ था। उसको अब तो भुलाया जा रहा है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। हम इस पे बहुत बहस कर सकते हैं। 74 साल का इतिहास रहा है सोवियत संघ का। अगर हम 7.5 घंटे भी बात करें तो कम है। नहीं, अपने इतिहास को भी देखें, अपना इतिहास तो देख सकते हैं। नहीं, हम उसके साथ दुनिया के इतिहास को भी देखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ युवा जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं उनको भी इस बहस में शामिल किया जाए। जी, ज़ारशाही के कुशासन के बाद रूस में 1917 में क्रांति की शुरुआत हुई और इसके उस समय कई सकारात्मक परिणाम सामने आए। जैसे रूस ने पहली बार ऑफिशियली मार्क्सवाद को अपनाया, वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत हुई, वर्गभेद की समाप्ति हुई, धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ और रूस का आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ। लेकिन 1991 में जब USSR का विभाजन हुआ तो साम्यवाद भी कमज़ोर पड़ता नज़र आया और हम बाइपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़े। तो मैं इरफान रवी साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आज हम ग्लोबलाइज्ड एरा में जी रहे हैं, तो क्या रूस की जो क्रांति थी उसकी प्रासंगिकता कमज़ोर होती नज़र नहीं आ रही है? नहीं, जो ग्लोबलाइज्ड आप जैसे कह रहे हैं उसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है पहले से, सिवाय इसके लिए कि पूंजीवाद ग्लोबल पहले नहीं था। एक बड़े कई देश थे जो उसमें नहीं थे पूंजीवाद के तहत, अब पूंजीवाद के तहत हो गए और तो कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ। ना लोग फ्रीली जा सकते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं कि कैपिटल मूवमेंट ज़्यादा आसान हो गए, लेकिन वो तो पहले भी मौजूद थे कई मुल्कों के बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन तो एक स्लोगन है, उसका कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर लोग ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब लेते हैं कि फ्री ट्रेड है। तो फ्री ट्रेड तो अंग्रेज़ ब्रिटिश साम्राज्य का स्लोगन था 19वीं शताब्दी में। और जाहिर है कि जो बड़ा जो पूंजीवाद का था, ब्रिटिश पूंजीवाद का, तो अभी जो अब ट्रंप तो खैर इसके ख़िलाफ़ है फ्री ट्रेड के लिए, लेकिन फ्री ट्रेड की पूरी जो फ़िलासफ़ी थी वाशिंगटन कंसेंसस वो अमेरिका नहीं लाई क्योंकि उस वक्त उनका फ़ायदा था। अब चीन का क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है तो अब वो इसके ख़िलाफ़ हो गए फ्री ट्रेड के। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन तो एक स्लोगन है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जी, अगला सवाल। समाजवाद के सिद्धांत में इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जाती है, लेकिन आज के पूंजीवादी समय में काफ़ी आर्थिक असमानताएं देखी जाती हैं। तो क्या सर समाजवाद के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसको आज इम्प्लीमेंट करके हम सर इस आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं? हमारे यहाँ की गैर बराबरी का दो पहलू है। एक आर्थिक, जिसको मैं मानता हूँ कि वो नव उदारवादी दौर के बाद और भयावह हुआ है, और एक हमारी गैर बराबरी का सामाजिक पहलू है, जिसके लिए जब हम वो अप्रोच चलता है कि सेमनेस, इक्वालिटी का मतलब सेमनेस, या सेमनेस को अवॉइड करके अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि ग्रेटर इक्वालिटी समाज में बहाल हो। मैं समझता हूं कि कई सारे कौम में जो अभी जातियों में ये चल रहा है कि गैर बराबरी ऐसे खत्म की जाए आरक्षण के माध्यम से, बिल्कुल नहीं। नव उदारवादी गैर बराबरी को आपको नव चिंतन से, नई राजनीति से खत्म करना होगा, और जो दूसरी गैर बराबरी है जिसका सामाजिक सरोकार है
उससे हम अपने आप लड़ रहे हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों गैर बराबरी रिलेटेड है, लेकिन ये जो व्यवस्थागत परिवर्तन है, जब तक सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बेसिक कंडीशंस सबको नहीं हुआ, और गांव में जो जमीन का बंटन और जमीन से जो आय है वो सबको बराबरी से नहीं मिलता है, तब तक ये गैर बराबरी रहेगा। लेकिन अब एक ढांचा चल रहा है कि गैर बराबरी होने दीजिए, लेकिन और गरीबों को कुछ कल्याणकारी योजना का नाम पे कुछ वेलफेयर दीजिए। हमको वेलफेयर चाहिए, लेकिन वेलफेयर के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों बहुत जरूरी है। आप शिक्षा स्वास्थ्य से पैसा कम करते रह रहे हैं, और ये जो फ्रीबीज ये जो सब थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जी, मेरा प्रश्न लोक कल्याण और आर्थिक प्रगति के मध्य संतुलन को लेकर ही है कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार से समाजवाद की छाप दिखती है, तो भारत को किस प्रकार से आगे नवीन आयाम जोड़ने चाहिए ताकि समाजवाद को जीवंत रखा जा सके और लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके। मैं तो सीधी तौर पे एक बात कहूँ, मेरे वश में नहीं है, नहीं तो मैं एक आंदोलन छेड़ देता पूरी देश में नव उदारवाद के खिलाफ। मेरा मानना है कि हमारी आधी परेशानियां नव उदारवादी अर्थनीति के बाद आई। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया बड़ी खूबसूरत थी 91 से पहले, लेकिन बदसूरती का आलम भी ये नहीं था। शिक्षा आज स्ट्रैटिफिकेशन का नया आयाम बन गया। जिस स्कूल में जा रहे हैं उससे तय हो रहा है कि आप कहां पहुंचेंगे, आपकी मंजिल आपके आगाज से तय हो रही है। सरकार जाहिर तौर पर तो मैं, और इसमें एक कंसेंसस है, माफी के साथ कहता हूं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू वीव अ पैटर्न अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ न्यू लिबरल ऑनस्लॉट। देखिए, कई देश हैं जो कि समाजवाद पर नहीं आधार, जिनकी व्यवस्था समाजवाद पर नहीं आधारित, लेकिन वहां पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य स्टेट कंट्रोल करती है। जी, वेरी राइट। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप देख लें, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन में भी नेशनल हेल्थ सर्विस है। अमेरिका अलग है, जिनके हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज वो अपने वो फार्मा इंडस्ट्री की वजह से कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो ये कहना कि आज के हमारी जो व्यवस्था है उसमें स्टेट अब एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च सकती, उसमें ठीक से व्यवस्था नहीं कर सकती, मेरा मानना ये गलत है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से है, जो कि सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस वक्त मुझे कम दिखती है कि इन क्षेत्रों का जो पूंजीकरण हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये तो इसके लिए कोई समाजवाद की जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए समाजवाद लाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हो सकता है, ढांचे में भी हो सकता है, इस ढांचे में भी हो सकता है। 30 सेकंड का वक्त लूंगा, 10-30 सेकंड। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जिक्र कर रहे थे, सोशल पॉलिसी में एक मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव सोशल पॉलिसी। नॉर्मेटिव सोशल पॉलिसी जो वहां की हकीकत बनी, उसका योगदान भी सोवियत क्रांति का, बिल्कुल नॉर्मेटिव। तो ये भी हम लोगों को मानना चाहिए कि सोवियत क्रांति असल में इतना दानवीकरण कर दिया या गौरव गान हुआ है, तो बीच के रास्ते से चर्चा ही नहीं होती। जी, आपने अपने अपनी बातों में कहा कि समाजवादी विचारधारा पर खड़ा हुआ सोवियत संघ तो खत्म हो गया, लेकिन समाजवादी विचारधारा आज भी विद्यमान है। तो रशियन रिवॉल्यूशन, वो जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, उन सब में वर्कर्स की बात की गई थी। और आज के दौर में अगर देखें, वर्कर्स में एक और सेक्शन ऐड हो गया है, वीमेंस। तो वीमेन सेक्शन, वीमेन जो वर्कर्स है वो जहाँ पर काम कर रही है, वहाँ का परिवेश कैसा होना चाहिए या उनके लिए क्या समानताएं होनी चाहिए, जो वीमेन वर्कर्स की राइट, उसके बारे में आज के समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो क्या मत रखते हैं और क्या उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं, कैसी उस दौर में भी विमेन वर्कर्स की तरफ से भी विरोध उठे थे सोवियत। जाहिर है कि वहाँ तो थी औरतें, और हमारे कल्चर में तो औरतों से जो भारी काम लिया जाता है, दुनिया में कहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में औरतें ईंटें और पत्थर उठा के नहीं सर पे रख के ले जाती थी। हिंदुस्तान में आप अगर देखें तो सदियों से यही रहा है, अब तक यही होता है कि सबसे भारी काम औरतों को दे दिया जाता है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि महिलाएं मजदूर हों। सोवियत
क्रांति के वक्त भी वो मज़दूर थीं, बहुत सी उसमें मज़दूर थीं। सोवियत यूनियन में तो वो सिपाही भी बनी, रेड आर्मी में शामिल हुई, कमांडर्स हुई। तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत में ख़ास तौर से इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने जितना महिलाओं पे जुल्म किया शायद किसी और कल्चर में ना हुआ हो। मैं आपका सवाल लेना चाहती हूँ, मुझे ख़त्म करने का भी मेरा सवाल मनोज सर से है कि जब क्रांति हुआ, क्रांति के बाद उसका तत्कालीन इफेक्ट क्या हुआ उपनिवेशवाद पे, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मनोज सर इसके बताएं, प्रोफेसर। दो चीज़ें हैं मेरे, बाकी दोनों सब लोग बार बार कह रहे हैं कि औपनिवेशिक जो शासन था उसके खिलाफ एक जज्बा वहाँ से आया। उसका एक उदाहरण मैं छोटा सा आपको दूँ। 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, और एक चिट्ठी कल मैं पढ़ रहा था, नेहरू को चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ चिट्ठी आई थी, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास गन है, लेकिन कपड़े पहनने के लिए ठंड में और चप्पल नहीं है, क्या कांग्रेस हमें कुछ पैसे दे सकती है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉलिडारिटी थी, उस सॉलिडारिटी ने हमें भी काफ़ी एक शिद्दत से आगे बढ़ने को प्रेरित किया। दूसरी चूक जो हुई, बहुत बदलाव आया सोवियत संघ में। असल में आपका पूरा जनरेशन ना सोवियत संघ के विघटन से ही शुरू होता है। आपको लगता है कि बहुत खराब था इसलिए खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि थोड़ा एक बार आप पीछे जाकर के अगर देखें, बहुत सारी चीजें अच्छी थी, स्टालिन के अलावा भी चीजें थी। आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर, तब्दीली आई। ये जो आप देख रहे हैं कि मकानों का जो नेहरू ने काफी हद तक बोरो किया, वहां से मकानों में भी एक समरूपता होनी चाहिए। ये आप देखेंगे टाउनशिप्स जो आपके हुआ करते थे इंडस्ट्रियल, इट वाज ए स्ट्रेट बोरोइंग फ्रॉम जी यूएसएसआर। जी, तो मेरा मानना है, लेकिन वो उनका जो सवाल था, मैं उस सवाल का जवाब चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर दें कि उपनिवेशवाद पर क्या असर पड़ा और अब समाजवाद का भविष्य किस रूप में आप देखते हैं। यहाँ से मैं अंत करना चाहूँगी। देखिए, समाजवाद की बहुत शक्लें होती हैं। असल में तो उसूल ये है कि गैर बराबरी ख़त्म हो, और अगर आप ये देखें कि हमारा जो कराची रेजोल्यूशन था उसमें भी ये था कि स्टेट शैल कंट्रोल, ओन एंड कंट्रोल बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड लैंड टू द पेजेंट। ठीक है, बहुत सी चीज़ें रह गई कि लैंडलेस लेबरर का क्या होगा, लेकिन उसमें भी सब समाजवाद छलकता था। अब अलग अलग शक्लें होंगी समाजवाद की, जैसे पूंजीवाद की भी अलग अलग शक्लें होती हैं। ब्रिटेन का जो पूंजीवाद है वो नहीं है जो फ्रांस का है, लेकिन बेसिक फीचर्स एक होते हैं। तो हमको ये देखना है कि किस तरह हम समाजवाद ला सकते हैं, किस फीचर्स को ला सकते हैं। जैसा कारजू साहब ने कहा, ऐसा किस तरह से हम मज़दूर के लिए ये कहें कि उसको रोज़गार मिले, उसकी एजुकेशन हो। तो ज़ाहिर है जब तक हम सनतों को, इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे स्टेट के ज़रिए, जब तक ये सब नहीं हो सकता। स्कैंडिनेवियन मुल्कों में भी हुआ, तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वीडिश सोशलिज्म ने सबसे पहले ये बात शुरू की, जो ज़ाहिर है सोवियत एक्सपेरिमेंट जो था समाजवाद का, उसका उस पर बहुत असर था। लेकिन ये ज़रूर है कि आजकल का जो पूंजीवाद है, इसमें इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 1970 के बाद रियल वेजेस जो बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें बढ़े नहीं है। ये एक अजीब फीचर है कि पूंजीवाद में जो साम्राज्यी मुल्क थे उनमें रियल वेजेस बढ़ते चले जा रहे थे। 1970 के बाद वो ख़त्म हो गए, इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है लोअर वेजेस में। हमारे यहाँ भी कोई रियल वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक अजीब दुनिया का ये फीचर है कि मज़दूर वर्ग के जो रियल वेजेस हैं वो रुके हुए हैं जी, लेकिन पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ रही है। तो ये तो एक ऐसी है कि आज नहीं तो कल जगाई तो होगी, और ये अमेरिका से लेके भारत तक हम देख रहे हैं। तो ये कभी ये कैसे हो सकता है कि इस किस्म की इकोनॉमी चलती रहे। लेकिन एक जो दूसरी राजनीतिक इस समय धाराएं चल रही हैं, इस तरह की राजनीतिक धाराओं में ये मुद्दे कैसे प्रबल हो सकते हैं, कैसे जोर शोर से उठाए जा सकते हैं? क्या कोई आप ये देख रहे हैं कि इन विचारधाराओं में क्या हो रहा है। अमेरिका में रेस है, जो अभी तक ये था कि अमेरिकन पूरी आइडियोलॉजी है कि एंटी रेशियल होना चाहिए, ब्लैक्स के भी राइट्स हैं, ट्रंप कबूल है। हमारे यहाँ तो कहने की बात नहीं, धर्म ही धर्म हो रहा है। तो ये भी एक इसकी निशानी है कि जो क्राइसिस है उसमें ऐसी विचारधाराएं आ रही जो दुनिया की में रिजेक्ट हो चुकी थी।
अब उनको फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो एक आजकल की जो सिचुएशन है उसमें जो एक जवाल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, उसकी एक निशानी है। तो अब हो सकता है मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ जी, लेकिन जो विचारधाराएं दुनिया में रिजेक्ट हो चुकी थी वो फिर से प्रबल हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो असमानताएं थीं जिसके आधार पर समाजवाद का उदय हुआ था, वो असमानताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो भविष्य क्या देखते हैं आप? हमको पिछला 30 साल से कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से सारे समस्या समाधान हो जाए जी, और इसीलिए पूंजी को मूल करके अलग अलग तरह का पूंजी, स्पेकुलेटिव पूंजी, टेक्नोलॉजिकल पूंजी, डिजिटल पूंजी, सब कुछ और ये हो रहा है। और दूसरी तरफ हो रहा है कि लोगों का आत्मचेतना बढ़ रहा है। हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप्स का जो आत्मचेतना बढ़ रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। तो ये जो क्राइसिस आया है, इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इस तरह का गलत, ये जो धर्म भित्तिक या रेशियल पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, एक्सट्रीम रीजनल पॉलिटिक्स, ये सब उभर रहा है। समाजवाद का मूल तत्व एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी गढ़ना नहीं है। वो जो फ्रीडम इज द सेंटर ऑफ सोशलिज्म, अब उसके तरफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस जा रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं मानव चेतना बढ़ी है, बावजूद इसके जो उनका हक है वो उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, एक तो मानव चेतना बढ़ी है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के औचित्य पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके बीच में कोई रास्ता है? मेरा मानना है कि दुनिया एक कंफ्यूजन के युग में है। कंफ्यूजन के, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन बढ़ गए, आइडियोलॉजिकल कंटेंशन बढ़ गए। इसके कई कारण हैं। एक कारण डेमोग्राफिक भी, आबादियां बहुत बढ़ रही हैं और इस वक्त बहुत से देशों में जो लोग हैं उनको सर्वाइवल की ज़्यादा सोच, और मैं दोनों बहुत एमिनेंट प्रोफेसर हैं, मैं क्या कहूँ, सर्वाइवल की एज में जहाँ पे एक क्वेस्ट होता है सर्वाइवल का, वहाँ उसमें क्रांतिकारी सोच नहीं होती। क्रांतिकारी सोच इज इन एन एक्सपेंडिंग जहाँ सिचुएशन। जी जी, बस एक छोटी सी चीज कहूँगा, जहाँ पे सर्वाइवल के एज में क्रांति नहीं हो सकती। नहीं, कभी भी क्रांति, अगर मैं मार्क्स को भी कोट करूं, तो जो भूखे नंगे पेट हैं और सर्वाइवल के लिए वो नहीं लड़ते। लड़ाई हमेशा आधे पेट वाले ही लोग लड़ते हैं। कम है, ज्यादा की इच्छा है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स को ही कोट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरा मानना है कि समाजवाद की ख्वाहिश तो जरूर रहनी चाहिए। फैज साहब को कहूँ, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। इतनी कट गई है, आगे भी काटेंगे। हाँ, और लेकिन जब जब समाज में आर्थिक विषमताएं होंगी और लोगों के अंदर ये भावना पैदा होगी कि ये विषमताएं बढ़ रही हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तब समाजवाद की चर्चा होगी और वो विचार हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका।